आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करेंगे। ये चाइना जो है बहुत ज्यादा हमको ये बोलता है ना कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा 1962 की इमेज दिखाता है कि 1962 में तुम हार गए थे, इस बार भी तुमको हरा देंगे। उसके बाद चाइना ने जितनी भी बार भी हमसे भिड़ने की कोशिश की, उसने मुंह की खाई है। चाइना की इतनी औकात ही नहीं है कि भारत से अब भिड़ सके। आपको पता है क्यों? 1967, 86 दोस्तों, 1967 की ऐतिहासिक लड़ाई है जब हमने चाइना को इतनी बुरी तरीके से धोया है ना, भगा भगा के मारा है। आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है, आपको पता चलेगा कि इंडियन आर्मी कितनी ज्यादा मजबूत है। अब तो 2020 आ गया है, अब तो हम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और चाइना की क्या हैसियत है। हम दोस्तों इसमें बहुत सारे डायनेमिक्स को कवर करेंगे। 1967 में बहुत कुछ हुआ, एम्बेसी डिस्प्यूट हुआ, ये नाथुला और जेलेप्ला, मतलब नाथुला और चोला में लड़ाई हुई। अब दोस्तों, नाथुला, जेलेप्ला, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां पे भारत की फौज को हटने के लिए कहा गया था। लेकिन दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर ने वो कारनामा करके दिखा दिया ना, बैंड बजा दी। हम इस पे भी बात करेंगे कि 1967 की इतनी बड़ी भारत की जीत, लेकिन उसके बावजूद इसको क्यों इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता, कुछ रीजंस की हम बात करेंगे। तो मजा आएगा दोस्तों। एक इस पे मूवी भी बनी है, पलटन करके। और वो पलटन हालांकि मैंने देखी थी तो मुझे मतलब इतना ज्यादा मजा नहीं आया उस मूवी में। लेकिन एक किताब बहुत बेहतरीन है, द फॉरगॉटन वॉर, प्रबल दास गुप्ता ने लिखी है। आप उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये एक एक इसमें डायनेमिक्स बता ही रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, है ना, 1 सेकंड लगेगा मुश्किल से। परिवार बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इतनी जल्दी आप लोग हमको, मतलब इतनी जल्दी हम ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम और ज्यादा ग्रो करें। ये खजाना ज्ञान का जितने लोगों को मिल सके उतने लोगों को मिले। भागवत गीता पे लेक्चर दोस्तों मैं परसों से करूंगा, वादा करता हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तकरीबन 7,000 सब्सक्राइबर है, तो आप जरूर यहां से पीडीएफ ले सकते हैं लेक्चर्स की। अच्छा, इंस्टा पे, ट्विटर पे मैं आ गया हूं, तो आप बिल्कुल फॉलो करें ट्विटर, इंस्टा पे, क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, वन टू वन इंटरैक्ट करना चाहते हैं और सवाल पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो करें। देखिए, ये तो है भारत। अब अगर आप भारत को देख रहे हैं तो ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये है सिक्किम। ठीक है। अब सिक्किम का ये सिक्किम में जो एरिया है, मैं एक मिनट रुकिए, एरो कर देता हूं। ये जो सिक्किम वाला एरिया है ना, चाइना चाहता है। देखिए, पहले एक चीज आप समझिए, चाइना की बाउंड्री कभी भारत से लगती ही नहीं थी। तिब्बत जो था वो तो बहुत ही पीसफुल था। लेकिन 1950 1950 में जब कम्युनिस्ट चाइना बना, मैं भी आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूं, तो तिब्बत को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तब ये जाके भारत से बाउंड्री लगने लगी। अब सिक्किम आप देख रहे हैं, सिक्किम से चाइना बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। मतलब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, कैपिटल है लासा। भाई बेचारे दलाई लामा भाग के हिमाचल प्रदेश है, तो सिक्किम से बाउंड्री शेयर करता है। अब सिक्किम में जो इंपॉर्टेंट पासेस है, जो चोटियां है, चाइना चाहता है वहां पे चढ़ के बैठ जाए। क्योंकि दोस्तों, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक बोला जाता है। अगर चाइना ने यहां पे सिक्किम की चोटियों पे कब्जा कर लिया तो हमारे हाथ से पूरा नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा, हमारे हाथ से एक्सेसिबिलिटी चली जाएगी। इसीलिए जब डोकलाम हुआ ना, डोकलाम बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और आप देखेंगे कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स सिक्किम में ही होती हैं, क्योंकि चाइना को पता है कि बस यही एरिया है, इस एरिया पे कब्जा जमा लो और ये चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट दो। 70 किलोमीटर तो खाली ये चौड़ा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इसीलिए हम, जो चाइना है वो सिक्किम के पास, आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा, बहुत ही खूबसूरत है सिक्किम, यहां पे ही ये चाइना टारगेट करता है। अब देखिए, 1962 का वॉर जो है वो हम हार चुके थे। लेकिन उसके बाद हमारी, देखिए 1962 का वॉर भी हम जीते, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिक्किम है। अभी मैं आपको प्रॉपर मैप से समझाऊंगा अच्छे से। तो यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि 1962 का जो वॉर है वो हम जीत सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हम हार गए। तब नेहरू जी को यह पता चल गया कि भैया हमारी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद हमारी आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब यह है कि अब हमारी आर्मी को असलियत में ताकत दी गई। और नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली सिक्किम में, यहां पे एक के बाद एक कॉन्टिजेंट्स भेजे गए, ताकि, और ट्रेनिंग उनको दी गई ताकि यहां पे अगर कभी भी चाइना हमला करता है उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। 1965 में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। तो जब हमने पाकिस्तान को हराया, तब हम ये देख रहे हैं कि हमारा बहुत बढ़िया एकदम मनोबल जो है वो सुपर्ब था। अब आप चाइना में देखिए क्या हो रहा है। चाइना में 1965 आते आते माओ जेडोंग को पार्टी से निकाल दिया। 1965 से लेकर माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन, चाइना के बड़े बड़े लीडर्स को
पकड़ पकड़ के मारा। यहां पे जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट थे, एक तरीके से चाइना एक अंधेरे युग में चला गया था। कल्चरल रेवोल्यूशन पे मैंने सेपरेट लेक्चर लिया है, वो 1975 तक चलता रहा। ठीक है, कि हम माओ जेडोंग को जब पार्टी से निकाला, माओ जेडोंग की अजीबोगरीब पॉलिसी की वजह से, तो चाइना में क्या था ना, माओ जेडोंग इतना चालाक इंसान था, उसने ये बोला जितने भी लोग थे कि ये तो तुम्हारे कल्चर पे, जो नए लीडर्स है ना पार्टी के, उसमें डेंग जाओपिंग भी आते थे, जिन्होंने एक तरीके से मॉडर्न चाइना को बनाया, ये बड़े बड़े लीडर्स तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारे कल्चर को बर्बाद कर देंगे। तो यहां पे जो यंग लोग हैं उनका वल्नरेबल माइंड होता है, आसानी से उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है। उन्होंने बंदूक थाम ली और भर भर के पकड़ पकड़ के यहां पे लोगों को पीटा है। अब दोस्तों ये इसकी शुरुआत होती है, देखिए, अगर हम बात करते हैं चाइना, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बाकायदा एक बाउंड्री है, फेंसेस लगी हुई है जिसको मेलोसी कहते हैं, लेकिन चाइना और भारत के बीच में अभी तक कोई बाउंड्री ही नहीं है। यहां पे जो पहाड़ियां है ना, उसी को ही हम बोल लेते कि चलो ये हमारी बाउंड्री है। अब हम कोशिश करते हैं कि कई बार, मैकमेहन लाइन इसको बोला जाता है, हम कोशिश करते हैं कि कई बार चाइना से बातचीत करके बाउंड्री बना ले, लेकिन चाइना कभी ये करने ही नहीं देता। चाइना इसलिए नहीं करने देता क्योंकि अगर हमने बाउंड्री बना ली तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। चाइना की स्ट्रैटेजी रहती है कि वो आगे बढ़ता रहे जब तक उसको कोई रोके ना, और वहां पे पोस्ट बना लेता है, शुरू से ही करता है। तो भारत हमेशा कोशिश करता है कि पूरा एक प्रॉपर बाउंड्री हम ड्रॉ कर ले। आप देख सकते हैं ना, ये प्रॉपर एक बाउंड्री ड्रॉ कर ले ताकि चाइना दूर रहे। 1914 में दोस्तों समझौता हुआ, शिमला में बैठकें हुई, यहां पे तिब्बत और उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने मैकमेहन लाइन ड्रॉ की। चाइना जब 1950 में आया तो उन्होंने बोला नहीं, तो तिब्बत ने किया था, ये हमारा थोड़ी ना, ये हम इसको मानते ही नहीं। तो चाइना एक तरीके से किसी भी लाइन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है क्योंकि उसके बेनिफिट में नहीं है। अब देखो क्या होता है बेटा, यहां से कहानी शुरू होती है। 1967 में भारत में भी आपको पता है कि कांग्रेस का थोड़ा सा दिक्कतें थी। कांग्रेस जो है 1967 जब नेहरू की डेथ हुई, उस फिर लाल बहादुर शास्त्री चले गए, तो कांग्रेस में भी थोड़ी अनस्टेबिलिटी थी। अब हम ये देख रहे हैं कि चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन, लेकिन चाइना आगे बढ़ना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि जितना हो सके, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि बाउंड्री नहीं है, तो जितना हो सके हम आगे जाएंगे और भारत के पोस्ट को, मतलब भारत की जो जमीन है उसको हम अपने कब्जे में लेंगे, क्योंकि चाइना बोलता है यार अरुणाचल प्रदेश हमारा है, नागालैंड हमारा है, चाइना सब कुछ उसका बस चले ना, तो सब कुछ वही ले ले। लेकिन ऐसा उसका बस चलता नहीं है। स्पेशली सिक्किम पे जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, डोकलाम हो गया और आपका इधर नाथुला हो गया, जेलेपला हो गया, उस पे चाइना कंट्रोल चाहता है ताकि चिरकन्या कॉरिडोर को काट दिया जाए और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट उसके पास आ जाए, मतलब कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ये चाइना, ये उसका खाली सपना है। अब देखिए इसने किया क्या, उसके बाद भारत के सैनिकों ने इतना मारा है दोस्तों, चाइना को इतना मारा है, राजपूतों ने, जाटों ने, हालत खराब हो गई थी, डर के मारे चाइनीज इतनी 3 किलोमीटर पीछे भागे थे, इतनी बुरी तरीके से पीटा है चाइना को। अब हुआ क्या था, शुरुआत होती है दोस्तों जून में। ये थोड़ी सी स्टोरी मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैं युद्ध पे आऊंगा, ये एक अलग टॉपिक है। भारत के जो एम्बेसडर थे, मतलब आपको पता ही ना कि हर देश में एम्बेसीज होती है। अब चाइना में क्या था ना, कल्चरल रेवोल्यूशन, वहां पे ऑलरेडी बहुत खतरा था, जापानियों को भी खतरा था, अमेरिकन को भी खतरा था, क्योंकि कल्चरल रेवोल्यूशन में चाइनीज किसी को भी पकड़ के मार रहे थे। तो अब हुआ क्या कि भारत के रघुनाथ वहां पे जो थे, ठीक है, भारत के डिप्लोमेट थे, उन्होंने स्लीपिंग बुद्धा की फोटो ले ली। अब दोस्तों क्या किया चाइना वालों ने, वहां के जो मिलिट्री लीडरशिप थी उन्होंने के रघुनाथ को पकड़ा और उसके बाद उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि अरे ये जो भारतीय है ना, ये जो इंडियन है, ये एक नंबर का जासूस है, ये मिलिट्री पोस्ट की फोटो ले रहा है। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हमने ऐसा नहीं किया है, हम सिर्फ स्लीपिंग बुद्धा, भाई बुद्धिज्म भारत से आया है, इसकी फोटो। चाइना ने बोला इसी की तैसी तुम्हारी। के रघुनाथ को दोस्तों इतना जलील किया है, इतना जलील किया है, उनको पकड़ के खींचते हुए ले गए, उनको खींचते हुए ले गए। ये दोस्तों बकायदा फोटो में इतनी बुरी तरीके से उनकी बेइज्जती की है दोस्तों, कि जब उनको एयरपोर्ट पे उनको मारा पीटा, लात घूसा उनके ऊपर बरसाया और खींचते हुए ले गए। बहुत बुरी हालत थी दोस्तों। और उसके बाद भारत को भेज दिया, भारत को सौंप दिया कि ये लो तुम अपना डिप्लोमेट पकड़ो। बहुत बेइज्जती। और जब भारत आए वो बहुत ही लुटी पिटी हालत में, दिमाग खराब हो गया। एयरपोर्ट पे बहुत लोग मौजूद थे, भारतीय मौजूद थे, एकदम उनका खून खौल गया। तब भारत ने बोला बेटा अभी हम तुमको बताते हैं। जून की घटना है ये। भारत ने चाइना के एम्बेसडर के साथ भी ठीक वैसे ही किया जैसे कि रघुनाथ के साथ किया था, ऐसे ही सबक सिखाया। चाइना बहुत उछल रहा था ना, चाइना को बड़ा घमंड आ गया था। तो अब हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद चाइना और गुस्से में आ गया कि अच्छा तुमने हमारे एम्बेसडर के साथ ये किया।
फिर वहां पे जो एम्बेसी थी, जहां पे बहुत लोग रहते थे, भारतीय लोग रहते थे, परिवार रहता था उनका, उनकी सप्लाई लाइंस काट दी। ठीक है, उनको भी परेशान किया। और उसके रिटेलिएशन में भारत ने भी सेम टू सेम यही चीज की, सेम टू सेम यही चीज की। भारत में भी दोस्तों चाइना जैसा भारत के एम्बेसडर के साथ हो, वैसे चाइना के एम्बेसडर के साथ मारा उनको घसीट घसीट के। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हम तो पीसफुल नेशन है। देखो यार, पीसफुल पीसफुल एक अपनी जगह है। भगवान कृष्ण ने बोला था ना, भगवान कृष्ण ने महाभारत एक कितना बड़ा सबक है कि धर्म के लिए हमको कभी कभी ताकत दिखानी पड़ती है, तब तक धर्म स्थापित नहीं होता। ये हुआ तो ये मामला सेटल हुआ। मतलब चाइना एक तरीके से थोड़ा पीछे हटा कि भैया थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। अगर हम इसके राजदूत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो ये भी हमारे राजदूत के साथ टेट फॉर टैट करेगा। मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा। अब आता है दोस्तों सितंबर। ये तो अंबेसी कॉन्फ्लिक्ट हुई, लेकिन ये चाइना के मन में अंदर में था कहीं कि यार ये इसका बदला तो हम लेके रहेंगे। सितंबर में दोस्तों क्या हुआ, सिक्किम की ही बात है। पहले मैं आपको नाथुला और जेलेपला और चोला के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये देखिए, नाथुला है, नाथुला सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पास है। पास पता है ना क्या होता है कि दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है, दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चोला, ये दोनों बड़े स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब चाइना को पता था कि हमको नाथुला पे कब्जा करना। चाइना बार बार ये धमका रहा था, लेकिन 1965 के बाद, 1962 के बाद इनफैक्ट भारत की आर्मी ने नाथुला पे कब्जा जमा लिया। तो उनको पता था कि चाइना वाले ना ये कुछ भी कर सकते हैं, सिक्किम को अपने कब्जे में लेके, मतलब सिक्किम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने कब्जे में लेके काट सकते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर को। तो यहां पे भारत ने अपनी सेना बैठा दी। ठीक है, अब बार बार चाइना की आर्मी ये कह रही थी, मतलब चाइना की जो वहां की लीडरशिप थी वो ये कह रही थी भारत की आर्मी से, इसको खाली कर दो, नाथुल और जेलेप्ला को खाली कर दो, वरना तुमको बहुत सबक सिखाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दोस्तों यहां पे ऑर्डर्स थे। आपको बता दूं कि इंडियन मिलिट्री को 1965 के वॉर के बाद यहां पे मतलब ये बोल दिया था, जो चाइना था वो बोल रहा था इसको खाली करो, ये नाथुला को खाली करो। देखिए ये सिक्किम की चुंबी वैली है। चुंबी वैली मैंने बताया ना कि ये सारे पास जो है ना चुंबी वैली में ही है, बड़ा टूरिस्ट पॉइंट भी है, और चुंबी वैली को ही बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमने अभी तक उसको बचा के रखा हुआ। किसी की औकात है वहां पे आ जाए। अब देखिए बार बार ये चाइना बोल रहा था पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। यहां पे बकायदा ऑर्डर्स दिए गए। इंडिया ने बोला कि यार शायद ये एक ऐसा डिसीजन था दोस्तों जिसने इस पूरे युद्ध के को ही बदल दिया। वो डिसीजन ये था दोस्तों कि जब ऑर्डर्स दिए गए थे, जब चाइना ने ऑर्डर्स दिए कि आप जो है पीछे हट जाइए, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं चाइना एग्रेशन ना दिखा दे, यहां पे मेजर जनरल सगत सिंह राठौर ने रिफ्यूज कर दिया। हम नहीं हटेंगे। नाथुला पास इनके अंडर में था। माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सगत सिंह, आपने इनका नाम सुना है? नहीं सुना होगा ना, लेकिन मेजर जनरल सगत सिंह ना सुपर हीरो थे, एक मिलिट्री जीनियस। जब जब इनको जिम्मेदारी दी ना, इन्होंने करके दिखाया। ऐसी लीडरशिप शानदार भारत के इतिहास में बहुत कम देखने को मिली है। तो मेजर जनरल सगत सिंह ने बोला हम नहीं हटेंगे, हम नाथुला में ही रहेंगे। अपने सीनियर्स का ऑर्डर उन्होंने नकार दिए, जेलेप्ला से पीछे हट गए। आपको बता दूं कि जेलेप्ला से पीछे हट गए और चाइना जेलेप्ला पे कब्जा जमा के बैठ गया, लेकिन नाथुला को बोला हम नहीं हटेंगे चाहे जो हो जाए, ये हमारी नेचुरल बाउंड्री है, देखते हैं कौन क्या कर सकता है। 13 अगस्त 1967 को चाइना आया नाथुला में और ट्रेंचेस खोदना शुरू कर दिया, मतलब गड्ढे खोदना, ट्रेंचेस बनाने शुरू कर दिया। युद्ध की तैयारी सिक्किम बॉर्डर पे, सिक्किम साइड ऑफ द बॉर्डर। अब यहां पे भारत भी आया, इंडियन आ गया है। इंडियंस ने बोला, लाउड स्पीकर से बोला, इंडियन ट्रूप्स ने बोला कि आप पीछे हट जाओ। चाइना ने बोला कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने बोला कोई बात नहीं। भारत ने बार्ब्ड वायर वायरिंग शुरू कर दी। ठीक है ना, ये नाथुला पास में ना बाकायदा बाउंड्री वायरिंग शुरू कर दी। और आपको बता दूं कि भारत 500 मीटर अपनी बाउंड्री के अंदर था। ठीक है, अपनी बाउंड्री के अंदर था 500 मीटर। उसके बावजूद चाइना बोल रहा है हटा दो वायरिंग, वरना बेटा देख लो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। भारत ने बोला बोलते रहो बोलते रहो, तुमको जो बोलना है बोलो, हम वायर लगा लेंगे। वायर समझते हैं ना, बार्ब्ड वायर। ठीक है, वो कांटों की तार होती है जो एक तरीके से बॉर्डर को डिफाइन करती है। रिज, एक तरीके से अलोंग द रिजेस, जहां पे ट्रेंचेस खोदी थी चाइना ने, उससे जस्ट पहले पूरी बार्ब्ड वायर जो है भारत ने बिछा दी। अब एक तरीके से 18 अगस्त आ गया और भारत ने बहुत बढ़िया काम किया। चाइना ने बोला कि बेटा बहुत गड़बड़ होने वाली है। चाइना ने पूरा साजो सामान मंगवा दिया, वेपन सेपन सब कुछ इसने एकदम तैयारी कर ली।
7 सितंबर को दोस्तों इंडियन ट्रूप्स ने एक और बार्ब्ड वायर जो है वो बिछाना शुरू कर दिया सदर्न साइड ऑफ द नाथुला। हम लोग अपनी बाउंड्री के अंदर थे, फिर चाइनीज ट्रूप्स आए और उन्होंने बोला बहुत हो गया है, अब अगर तुम आगे बढ़े तो देख लेना। भारत ने बोला हम आगे बढ़ ही कह रहे हैं, हम अपनी ही बाउंड्री में है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको रोकने के लिए हम ये वायरिंग बिछा रहे हैं। दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं मैं कि भारत को एक अपर एडवांटेज था। पता है क्यों? भारत को एक अटर एडवांटेज इसलिए था क्योंकि कैमल स्नेक और सेबुला ये बड़ी पीक्स है। नाथुला में कैमल स्नेक और सेबुला ये बहुत बड़ी पीक है। यहां पे भारत का कंट्रोल था। ऑलरेडी यहां पे दोस्तों हमारे ग्रेनेडियर्स तोपों के साथ तैनात थे। देखो जब आप लड़ाई करते हो ना, अगर आपको पहाड़ी की चोटी पे बैठे हो तो आपके पास एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट होता है। हम चाइना को बहुत अच्छे से देख सकते थे, चाइना हमको नहीं देख सकता था। ठीक है, तो हमारी जो फौजें थी वो ऑलरेडी नाथुला की सबसे ऊंची, चुंबी वैली की सबसे ऊंची पीक कैमल स्नेक और सेबुलाओ पे बैठा हुआ था और वहां पे ग्रेनेडियर्स ऑलरेडी तैनात थे, उनकी तोपे बंदूकें सब वहां पे थी। हमारे इंजीनियर्स तार बनाने में लग गए और उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे 18th राजपूत सब डिवीजन। अब यहां पे कॉलोनल राय सिंह जो थे, कर्नल राय सिंह वो मोर्चा संभाले हुए थे। हुआ क्या कि वहां पे कॉमिसार, चाइना में जो मिलिट्री एक नुमाइंदा होता है जो एक तरीके से मिलिट्री का मोराल बूस्ट करता है। और देखिए मिलिट्री जो है ना, मिलिट्री वार तब तक नहीं करेगी जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप उसको आदेश नहीं देगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी में कॉमिसार होता है, ये ग्राउंड पे मौजूद रहता है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो यही कॉमिसार बोलता है हमला कर दो। तो हुआ क्या कि जब चाइना वालों ने बोला कि ये तार हटा दो, वहां पे इंजीनियर्स ने मना कर दिया, बोला कि देखिए हम अपनी ही बाउंड्री में तार लगा रहे हैं। अब इसमें धक्का मुक्की शुरू हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई दोस्तों, लड़ाई शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई। हुआ क्या कि मारा घसीट के एक मुक्का कॉमिसार को, उसका चश्मा नीचे गिर गया। अब जब दोस्तों कॉमिसार का चश्मा नीचे गिर गया, बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई, हाथापाई हुई दोस्तों, हैंड टू हैंड कॉम्बैट थी ये। और भैया वो लंबे चौड़े 6-6 6.5 फीट के जट बहुत मारा, बहुत मारा। ठीक है, चाइना वालों को बहुत मारा। चाइना को लगा कि भैया इनसे हम जीत नहीं सकते। अब देखिए चाइना ने क्या किया, रियल लड़ाई, वापस चला गया चाइना, वापस चला गया चाइना। चाइना को पता था कि भैया हाथापाई में तो हम जीत नहीं सकते। आप देख सकते हैं ये डेथ टोल पे अभी मैं आऊंगा, वापस चला गया। उसके बाद चाइना पीछे गया, एकदम से विसलिंग होने लगी, सीटियां बजने लगी। भारत को लगा यार ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बंकर के अंदर से दोस्तों चाइना ने मशीन गन चलानी शुरू कर दी, भयानक गोलियां चलाई दोस्तों, गोलियां बरस रही थी। भारत के ऑन द स्पॉट 70 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। यह कायराना हरकत थी। चाइना बंकर के अंदर, नाथुला बिल्कुल सपाट है, वहां पे ऐसा नहीं है कि ट्रेंचेस हमने बना ली है या फिर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं छोटी छोटी तो आप शरण ले सकते हैं। बिल्कुल सपाट एरिया, बर्फी बर्फ है वहां पे, मतलब जाड़ों में तो बर्फ जम जाती है। तो एक तरीके से बंकर के अंदर से चाइना ने गोली चलानी शुरू की और हम ये देखते हैं कि हमारी आर्मी को बहुत नुकसान हुआ। कर्नल राय सिंह दोस्तों घायल पड़े हुए थे, उनको बहुत गोलियां लगी, लेकिन उसके बावजूद वो डटे हुए थे, है ना। इसमें शेरू थपरियाल का भी हम नाम लेंगे, जिन्होंने कॉमिसर को मारा था घसीट के, एक झापड़ तो उसका चश्मा नीचे गिर गया था, मजा आ गई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद चाइना ने छुप छुप के, वहां से गोली बरस रही और हमारे सैनिक चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे शेर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और 70 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए। ये हुआ नाथुला पे। अब देखिए आप याद करिए, नाथुला पे पहले ही ऑर्डर थे, इंडियन आर्मी ने पहले ही ऑर्डर दिए थे कि नाथुला से पीछे, सगत सिंह, मेजर जनरल सगत सिंह राठौर ने पीछे हटने से मना कर दिया। आपको बता दूं कि यहां पे मैं 3 लोगों की बात करूंगा। सैम मानेकशॉ का कमाल का काम था, जो कि वेस्ट कमांडर थे। उसके बाद आपने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का नाम सुना होगा, लेफ्टिनेंट जनरल, वही जगजीत सिंह अरोड़ा जिनके बगल में बैठ के नियाजी ने, कर्नल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था 1971 के, वॉर हीरो थे जगजीत सिंह, और सैम मानेकशॉ तो थे ही, और जनरल सगत सिंह। इन तीनों ने इस युद्ध का परिणाम ही बदल दिया। अब देखिए हुआ क्या, भारत के सैनिकों को मतलब बड़ी दिक्कत हुई। कुछ भी होगा तो यह जिम्मेदारी किस पे होगी, मेजर जनरल सगत सिंह। 11 सितंबर को यह शुरू हुआ, 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक यह लड़ाई चली। अब भारत को पता था कि यह होने वाला है, यह नहीं पता था कि इतना कायराना अटैक करेंगे। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की।
भारत ऑलरेडी ग्रेनेडियर्स, सेबुला और कैमल स्नेक पे तैनात थे। इतनी बुरी तरीके से धोया है फिर चाइना को दोस्तों, इतनी गोलियां मारी है, इतनी गोलियां मारी है कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। 400 सैनिक दोस्तों मिनटों में खत्म कर दिए, चाइना की बैंड बजा दी। चाइना ने बोला कि 400 सैनिक से ज्यादा। 14 सितंबर तक 3 दिन तक लगातार गोलीबारी हुई है। और फिर भारत ने वो रिटेलिएट किया है, वो रिटेलिएशन किया है कि चाइना इसे थर थर कांपने लगा। उनके सैनिकों का अगल बगल अता पता नहीं कि गए तो गए किधर। 400 से ज्यादा सैनिक मार दिए। ठीक है, भारत के तो पहले दिन 60 70, देखिए आंकड़ा जो है थोड़ा वेरी करता है, लेकिन 60 से 70 के बीच हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद भारत ने वो रिटेलिएशन किया कि चाइना पीछे हट गया। 14 सितंबर को अल्टीमेटली हालत खराब हुई चाइना की, भारत को दया आ गई, भारत ने बोला चलो युद्ध विराम कर देते हैं। हरा दिया। नाथुला की जंग जो है, बैटल जो है, वो हमने जीत ली। चाइना इतना कायर था, शवों को ले गया। आपको पता है, शवों को वो अपने बाउंड्री के अंदर ले गया। उनको पता था कि वो ये दिखाना चाहता था चाइना पूरी दुनिया को कि भारत के जो जवान है वो हमारी बाउंड्री के अंदर आए हैं, इसीलिए शवों को खींच के ले गया। लेकिन बाद में चाइना ने शवों को लौटा दिया। उसके बाद चाइना की हमने चोटी पे कब्जा कर लिया, सब पे कब्जा कर लिया। चाइना की इतनी औकात नहीं हुई अब हमारे पास कुछ कर दे। ये हमने किया, ये समय हमारा था दोस्तों। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों नाथुला की। फिर हम देखते चोला में भी बैटल हुई। अब देखिए भारत ने अपनी आर्मी को वहां पे और ज्यादा बढ़ा दिया। फिर 1 अक्टूबर को यहां पे गोरखा को देखा। गोरखास, अब मैं क्या बताऊं, गोरखा की बात करें, आपको पता ही है कि गोरखा कितने बहादुर होते हैं। ये सैम मानेकशॉ तक ने बोला था कि अगर कोई मरने, ये बोल रहा है कि मैं मरने से डरता नहीं हूं, ठीक है, तो या तो वो पागल है या फिर वो गोरखा है ना। तो गोरखाओं के बारे में, वो तो वीर योद्धा है हमारे, तो गोरखाओं की तैनाती कर दी। अब चोला की बात करें दोस्तों, तो यहां पे भी फिर चाइना ने अंदर आने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि अब हम पूरी तरीके से तैयार थे। जब चाइना का एक ऑफिसर अंदर आने की कोशिश, सूबेदार ज्ञान बहादुर ने उसको लात मार के हटा दिया। अब इतने में ही दोस्तों विवाद बढ़ गया, और ये भी हैंड टू हैंड फाइट थी। ये भी हैंड टू हैंड फाइट थी। देखिए दोस्तों, बहस होने लगी। बहस ये होने लगी कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया तेरा है। और हम चाइना, अब देखिए क्या हुआ ना कि चाइना कह रहा था वहां से एक नदी जाती है, तो पत्थर के इस पार तुम्हारा एरिया है, पत्थर के इस पार मेरा एरिया है। तो इसी समय सूबेदार जो है वो पत्थर पे चढ़ गए, बोले पूरा पत्थर ही हमारा है। चाइना ने मारा उन्हें, चाइना ने मारा उन्हें। और उसके बाद फिर गोरखाओं ने पलटवार किया, इधर चाइना के ट्रूप्स आ गए। अब देखिए बहसबाजी में ना चाइना अपनी पोजीशन भी ले रहा था। चाइना अपनी पोजीशन धीमे धीमे लेने लगा ताकि भारत पे हमला कर सके। लेकिन दोस्तों इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहां पे निकाली गोरखाओं ने अपनी खुखरी, एक के बाद एक गले काटने शुरू कर दिए चाइनीज सोल्जर्स के। इसमें हम देवी प्रसाद लिंबू का नाम लेंगे दोस्तों। उन्होंने खुखरी घुमाते हुए इतने जोश में आ गए थे कि एक साथ 7-8 चाइनीज सोल्जर्स के सर काट दिए। एक साथ 7-8, इतना डर गए थे चाइना वाले। आपको बता दूं कि इस रिटेलिएशन से उधर से बंदूकें फायर, उधर से गोलियां चली, हमने भी गोलियां चली। आपको बता दूं कि ये सब सुबह 7:15 के करीब शुरू हुआ था और शाम 3.5 घंटे तक चला। शाम होते होते भारत और चाइना की तरफ से 14,000 राउंड फायर किए जा चुके थे। आप विश्वास करेंगे, 14,000 से ज्यादा राउंड। और दोस्तों यहां पे हैंड टू हैंड फाइट थी। जब चाइना को बहुत मारा, काटना शुरू कर दिया, एक साइड से काटना शुरू कर दिया चाइनीज सोल्जर्स को खुखरी से। चाइना पीछे गया, चाइना को बोला हैंड टू हैंड फाइट में तो हम जीत ही नहीं सकते। चाइनीज वालों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, छोटे छोटे मोमोज खाने वाले पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने, है ना। और उसके बाद फिर भारत ने बोला बेटा रुको, तुम्हारी ऐसी की तैसी, पत्थर जिस हाथ से पत्थर फेंक रहे थे वही काटना शुरू कर दिया भारत ने। ठीक है, 3.5 घंटे तक दोस्तों 14,000 से ज्यादा गोलियां चली, फिर गोलियां बंद हो गई। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। भारत को लगा युद्ध खत्म हो गया, लेकिन एक चोटी ऐसी थी पॉइंट 15540, जिसको कब्जा करना बड़ा इंपॉर्टेंट। वहां पे चाइना जो है, चाइना के फोर्सेस वहां पे जाके बैठ गई थी। तो अब दोस्तों क्या हुआ कि इंडियन आर्मी को, इंडिया के गोरखास को, देखिए ये 2 अक्टूबर को खत्म हो गया। अब उसके बाद इंडियन आर्मी को यह लगा कि यार ये पॉइंट बड़ा स्ट्रैटेजिक है। देखिए नाथुला की जंग तो जीत गए ना, आपको बता दूं कि आज भी नाथुला में भारत और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़े हैं, सिर्फ 30 कदम की दूरी पे हैं। लेकिन चाइना की इतनी औकात नहीं कि वो आगे आ जाए। आज तो खैर छोड़ी, जब तो हम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो हुआ क्या कि चोला में जो ये पीक थी पॉइंट 15540,
यहां पे भारत का कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन चाइना की फोर्सेस वहां पे बैठी हुई थी। तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्या करें? जाम सकते नहीं गोली मार के, हमको पैदल ही जाना था। लेकिन यह कंफर्म करना था कि चाइनीज फोर्सेस कितनी ज्यादा ताकतवर है। अब दोस्तों चाइना की तरफ से गोलीबारी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। यहां पे हमने कोशिश की कि चाइना की फोर्सेस का पता लगाया जा सके। हमने फायर किया, वहां से कोई जवाब ही नहीं आया। फिर फायर किया, फिर जवाब नहीं आया। पता है क्या हुआ? हिल गया था चाइना। इतना हिल गया था, 3 किलोमीटर, चोटी वोटी तो छोड़िए, 3 किलोमीटर पीछे हट गया था। इतना बुरी तरह हमने मारा था। उस चोटी पे चाइना छोड़ के ही वो चोटी जा चुका था। उनको पता था भैया भारत से भिड़ेंगे, बहुत मारेंगे ये। .1550 को विदाउट एनी बुलेट फायर्ड, एक भी गोली नहीं चलाई, हमने कब्जे में ले लिया। उस इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिकल चोटी को, वो आज भी हमारे कब्जे में है और बड़ा स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है। ये है भारत, ये हमारी सेना है। इतने तगड़े तगड़े लोग, धूल चटा दी चाइना को। ये हैंड टू हैंड फाइट थी और बहुत भगा भगा के मारा चाइना को। डर के मारे चाइना 3 किलोमीटर पीछे चला गया। और ये 1967 में भारत की डिसाइसिव विक्ट्री थी। उसके बाद 2020, अभी दोस्तों स्कर्मिशेस हुई हैं। 2020 तक चाइना की इतनी औकात नहीं थी कि वो भारत के ऊपर आंख उठा के देख ले। अब आप बोलेंगे सर इसको भुला क्यों दिया गया? ठीक है, ये मिशन प्लेटून इसको नाम दिया गया था। अब आप बोलेंगे सर इसको भुला क्यों दिया गया? देखिए, इसको भुलाने का कारण भुलाया नहीं गया है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल में इसको बताना चाहिए। देखिए हमारी संस्कृति क्या है, 1962 हमेशा चाइना दिखाता रहता है। जब भी अभी देखिए प्रॉब्लम हुई तो ग्लोबल टाइम जो चाइना का पपेट न्यूज़पेपर है, पपेट न्यूज़पेपर चाइना के ऑर्डर्स पे चलता है वो, तो ग्लोबल टाइम्स में ये खबरें आती है कि 1962 याद है ना, भारत को धमकाता है एक तरीके से चाइना। अब दोस्तों हम भी कह सकते हैं 1967 याद है ना, लेकिन हम बोलने में यकीन नहीं करते, हम करने में यकीन करते हैं। तो 1967 याद है ना, हम ये बोल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में भारत को बोलना चाहिए याद है ना 1967 में कैसे तुमको मारा था। या इनफैक्ट उसके बाद देखिए चाइना की आर्मी को ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ही नहीं। उनकी आर्मी इतनी एक्सपीरियंस वो है ही नहीं, उनमें वो जज्बा, वो लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं। वो आज से नहीं दोस्तों, शुरू से चाइना के, वो शुरू से ही है उनमें। वो उस तरीके से लड़ ही नहीं सकते भाई, हम शुरू से ही वॉरियर रहे हैं। भारत का इतिहास उठा के देखिए, चाइना वाले वॉरियर नहीं है यार। चाइना वाले पहले 19 सेंचुरी में तो चाइना ने हर जितने युद्ध लड़ा वो सब युद्ध हारे, सब के सब युद्ध हारे। ठीक है, चाइना टेक्नोलॉजी में आ गया और ये उनको एडवांटेज देता है। उनकी आर्मी लीडरशिप और आर्मी और सोल्जर्स उनके बेकारी हैं। ठीक है, कहां भारत के यार सिख प्लेटून से लड़ पाएंगे क्या? है जाट प्लेटून ग्रेनेडियर से लड़ पाएंगे क्या? भारत में इतनी ज्यादा, इतने लंबे चौड़े सब मारेंगे, घुसा घुसा के सही हो जाएंगे। उतनी औकात ही नहीं है उनकी। तो यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि तो 1967 में देखिए, ये क्यों पढ़ाया नहीं जाता, क्यों भुला दिया गया, इस पे अलग अलग पॉइंट्स है। मैं आपको बताऊंगा कि जो किताब लिखी है, ठीक है, दास, वो क्या बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो 1967 में एक थोड़ा सा चाइना और हमारे बीच में समझौता भी हो गया था कि देखिए आप इसको ज्यादा हाईलाइट मत करिएगा। ठीक है, और हाईलाइट करना सही नहीं था, चाइना है तो हमारा पड़ोसी। उसके बाद फिर मीडिया में इतना ज्यादा इसलिए भी हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद मे बी ये इसको अभी थोड़ा ठंडा रखना जरूरी है। फिर 1971 का वॉर इतना बड़ा था कि उसने पिछले सारी चीजों को व्हाइट वॉश कर दिया, है ना। तो इसीलिए एक तरीके से व्हाइट वॉश मतलब फिर कोई बात ही नहीं हुई, खाली 1971 की ही बात हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स है। फिर सगत सिंह की बात करें, सगत सिंह राठौर दोस्तों, जनरल सगत, मेजर सगत सिंह राठौर, ये एक हीरो है लेकिन उसके बावजूद इनका नाम नहीं लिया जाता। अब इसका रीजन ये दिया जाता है कि देखिए मेजर सगत सिंह का थोड़ा सा जो रिलेशनशिप था ना अपने सीनियर्स के साथ, मैंने बताया कि सीनियर्स ने बोला था कि आप नाथुला खाली कर दो, तो सगत सिंह ने मना कर दिया, कह रहे हम नहीं करेंगे खाली। तो थोड़ा जो रिलेशनशिप था ना, थोड़ा अड़ियल स्वभाव के थे, मतलब जिद्दी थे कि हम नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। तो इसीलिए एक तरीके से सगत सिंह की लेगेसी को भुला दिया गया। लेकिन यह बात हर कोई मानता है, जीनियस थे, ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस। जब भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे 1965 हो चाहे 1967 हो, इनको जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इन्होंने वाट लगा दी दोस्तों। ये था दोस्तों लेक्चर, आई होप आप समझे होंगे। ये देखिए, ये असली तस्वीर है, ये 1967 की असली तस्वीरें हैं। ये बंकर के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, सॉरी ये जो वायर, ये हमने बार्ब्ड वायर लगाए हुए हैं, ठीक है, वायरिंग की हुई है, और ये बिल्कुल करीब आ जाते थे चाइना के। तो हमारे टोटल 85 सोल्जर्स मारे गए और चाइना के बात करें 450 से ज्यादा मारे गए। हालत खराब कर दी थी। तो था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए हैं जिसमें हमने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन कहीं पे
पढ़ाया नहीं जाता। मेरे ख्याल में हमारे इतिहास को बताना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए, ताकि लोग अवेयर हों और लोगों को पता चलेगा कितने बहादुर है। इससे मिलिट्री का भी मोराल बूस्टअप होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।